जलियांवाला बाग जनरल डायर है चित्तूर शंकरन नायक। इस कहानी के दो विलेन थे। अंग्रेजों को डर था, आखिर कौन था ये भारतीय? मई 1924, जगह किंग्स बेंच डिवीजन, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, लंदन, इंग्लैंड। एक भारतीय माइकल ओ डायर को उसी के देश की कोर्ट में कानूनी तौर पर घसीट रहा था। आखिर कौन था ये भारतीय? वीडियो में आगे आपको सब पता चल जाएगा। आज 13 अप्रैल को ही आज से 106 साल पहले सन 1919 को पंजाब में एक कांड हुआ था, एक अमानवीय घटना जिसने हमारे देश में एक आग लगा दी और ये आग हमारी आजादी के बाद ही बुझी। पर आज 106 साल बाद जब इस घटना के बारे में हर किसी को पता चल गया है, यह सब कुछ सार्वजनिक है, तो फिर मैं इसकी बात कर ही क्यों रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप सब खुद ब खुद समझ जाएंगे। कंटेंट क्रिएटर, इस वीडियो का नरेटर आपका बंधु। बुलेट पॉइंट्स को हम कैसे भूल सकते हैं? द ओरिजिन ऑफ जलियांवाला बाग कांड, क्योंकि हम सब शुरू से शुरू कर रहे हैं तो हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद द मास्टरमाइंड्स ऑफ जलियांवाला बाग कांड, आखिर कौन था वो षड्यंत्रकारी जिसने इतनी अमानवीय घटना को अंजाम दिया। उसके बाद द इंडियन लॉयन हू रोड, आखिर वो भारतीय कौन था जिसने एक अंग्रेज को ही अंग्रेजी कोर्ट में घसीटा। और उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग कांड ऑन इंडिया, आखिर जलियांवाला बाग कांड होने के बाद उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, क्या इससे भारत के ऊपर कौन कौन से प्रभाव हुए, हम ये जानेंगे। और उसके बाद Why I am telling it now, मैं अभी इन सब चीजों को बता क्यों रहा हूँ। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप नहीं समझ पाते हैं कि मैं इन सबों को अब क्यों बता रहा हूँ, तो आपको ये लास्ट चैप्टर जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको पूरी वीडियो में समझ आ गया है कि मेरा मकसद क्या था, फिर भी आप लास्ट चैप्टर को देख सकते हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना होए। देखिए, अंग्रेजों को डर था कि कहीं भारत में आजादी की मांग ज्यादा तेज ना हो जाए। एक तो 1857 के रिवोल्ट ने वैसे उनकी नींदें उड़ा रखी थी, ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़ती हुई भारतीयों की उम्मीदें। भारतीयों को शासन में अधिकार चाहिए था और अंग्रेज उन्हें पहले पोस्टें पकड़ा के लॉलीपॉप दे रहे थे। इस वजह से भारतीयों में आक्रोश बढ़ने लगा। तब अंग्रेजों ने अपना एक नया एक्ट लाया, रॉलेट एक्ट। देखिए, रॉलेट एक्ट का आसान भाषा में मतलब था अंग्रेज जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे और जिसको चाहे उठा के जेल में डाल सकते थे। उन्हें इसकी परमिशन मिल गई थी। देखिए, परमिशन पहले भी थी पर इसके बाद वो ऑफिशियल हो गई थी। इसको लेके लोगों में आक्रोश बढ़ गया, लोग इसका विरोध करने लगे। और इसी बीच अमृतसर में दो बड़े नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। और फिर 13 अप्रैल 1919 शाम के 5 बजे, उस दिन सिखों का एक बड़ा त्योहार था, बैसाखी। कई सिख वो त्योहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में गए थे और कई सारे सिख रॉलेट एक्ट का विरोध करने। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने वाला था, पर जनरल डायर ने इसे एक बगावत माना और उसके बाद फिर उस दिन 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चली थीं, पर उन गोलियों और चीखों की आवाज आज भी इतिहास के पन्नों से सुनाई देती है। लेकिन इस अमानवीय घटना का जिम्मेदार था कौन? आखिर कौन था इस अमानवीय घटना का षड्यंत्रकारी? जानेंगे हम अगले चैप्टर में। इस कहानी के दो विलेन थे, जनरल रेजिनाल्ड डायर, इसे हम सब जानते हैं, और दूसरा विलेन था माइकल ओ डायर, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी कि पूरे पंजाब का बाप। देखिए, जनरल डायर सिर्फ और सिर्फ एक
मुहरा था। असल में ये सारा खेल माइकल ओ डायर का था। देखिए, माइकल ओ डायर मानता था कि अगर भारतीयों को कंट्रोल करना है तो उनके अंदर डर बैठाना होगा। इसीलिए उसने जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था। उसे इसको लेकर कोई पछतावा भी नहीं था। बाद में उसने किताब लिखी, इंडिया एज आई न्यू इट। उसमें उसने जलियांवाला बाग के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा लिखा, इट वॉज अ नेसेसरी टू प्रोड्यूस सफिशिएंट मोरल इफेक्ट, वन विच वुड गिव द होल पंजाब अ लेसन विच दे वुड नेवर फॉरगेट। साफ मतलब था, वो अपनी इस हैवानियत को जस्टिफाई करना चाह रहा था। यही थे वो सिविलाइज्ड अंग्रेज जिन्होंने भारतीयों को सिविलाइज्ड बनाया, इतनी अमानवीय घटना करने के बाद। और ये घटना करने के बाद भी वो खुद को जस्टिफाई कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से सी शंकरन नायर ने अपनी वायसरॉय की पोस्ट से रिजाइन दे दिया और उसके कुछ साल बाद 1922 में उन्होंने एक बुक लिखी, गांधी एंड एनार्की। इस बुक में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को बहुत क्रिटिसाइज किया और इसके बाद माइकल ओ डायर ने उनके ऊपर किंग्स बेंच डिवीजन हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस लंदन में मानहानि यानी कि डिफेमेशन का केस कर दिया। ये केस 5 हफ्ते तक चला। ये उस टाइम का सबसे लंबा सिविल ट्रायल था। श्री शंकरन नायर ने अपने फेवर में कई सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए, लेकिन वहाँ की कोर्ट ने सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स को ही वैलिड माना। इसके बाद जूरी के 12 में से 11 मेंबर्स ने माइकल ओ डायर के पक्ष में फैसला लिया और सी शंकरन नायर को 8,000 पाउंड का जुर्माना भरने को आ गया। श्री शंकरन नायर के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो 8,000 पाउंड का जुर्माना भरे या फिर पब्लिकली अपोलोजाइज हुए, और उन्होंने 8,000 पाउंड का जुर्माना भरना चुना। भले ये टेक्निकली श्री शंकरन नायर की हार थी, पर इससे एक बहुत बड़े लेवल पे जलियांवाला बाग कांड की क्रूरता सामने आई। जलियांवाला बाग कांड की वजह से भारतीयों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन और गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में भी माइकल ओ डायर ने अपनी बुक में लिखा है। माइकल ओ डायर अपनी बुक में लिखता है, गांधी हैज पॉइजन्ड द माइंड ऑफ इंडियंस, यानी कि गांधी ने भारतीयों के दिमाग में जहर भर दिया है। अब ये बात कितनी सच थी वो तो माइकल ओ डायर और गांधी जी ही जानते होंगे। इसके बाद गांधी जी ने सर सी शंकरन नायर की भी तारीफ की और इसके बाद ये आक्रोश हमारे देश की आजादी के बाद ही खत्म हुआ। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया मैं ये सारी चीजें आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, तो आप अगले चैप्टर में समझ जाएंगे। देखिए, ये सब बताना आपको जरूरी क्यों था। अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया तो मैं आपको इसके कुछ रीजंस बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन्हीं सबसे रिलेटेड और श्री शंकरन नायर के ऊपर बनी हुई एक फिल्म रिलीज होने वाली है, केसरी चैप्टर 2। नहीं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस उस फिल्म से रिलेटेड आपको थोड़ा ज्ञान दे रहा था। दूसरा रीजन है फॉरगेटन हीरोज। श्री शंकरन नायर भी हमारे उन फॉरगेटन हीरोज में से एक है जिन्होंने काम तो किया पर उनका नाम कोई नहीं जानता है। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है हिस्ट्री। देखिए, कुछ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि 300 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी बात पे लड़ने का फायदा क्या है। शायद उन्हें पता नहीं, हिस्ट्री हमारा पास्ट नहीं फ्यूचर होता है। अगर हम हिस्ट्री में की हुई गलतियों को दोहराते हैं तो हमारे साथ फ्यूचर में वही होगा जो हमारे साथ हिस्ट्री में हुआ था। पर कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप इस बात को जरूर समझ लेंगे और किसी फेक इंटेलेक्चुअल की तरह ऐसी उल्टी सीधी और बहकी बातें नहीं करेंगे, बल्कि अपने इतिहास को जानेंगे और खुद को पहचानेंगे।
अगर आपको जानना है कि वो कौन है जो आप ही के घर में रह के आपके सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, मैं उसी कमेंट पे वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।